आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। कहने का मतलब है कि जैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे लिए डिफरेंट कैरेक्टर्स को नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाते हैं। डिफरेंट कैरेक्टर्स जब नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, 23 पेयर्स डिफरेंट कैरेक्टर्स को अगली जनरेशन में, अगली प्रोजेनी में लेकर जाते हैं, तो उनमें से एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो क्या डिसाइड करता है कि जो अगला ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। अगला ऑफस्प्रिंग क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। क्लियर है? और उसके लिए जो क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन क्रोमोसोम्स को हम कौन से क्रोमोसोम्स कहते हैं? गैमेट्स। नाम पढ़ा हुआ था रिप्रोडक्शन चैप्टर में, उन्हें क्या बोला जाता है? गैमेट्स। गैमेट्स वो स्पेशल सेल्स है, गैमेट्स आर द स्पेशल सेल्स, तुम नहीं बोलो बेटा, गैमेट्स आर द स्पेशल सेल्स which take part in the reproduction. Gametes are the special cells which take part in the reproduction. अब गैमेट्स जो है इसमें जो डिटरमाइन करते हैं कि अगली जनरेशन का जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो मेल होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, जो ये डिसाइड करता है। उसके लिए दो तरह के क्रोमोसोम्स हैं। पहला क्रोमोसोम है XX। आप सबको पता है कि वो पेयर में काम करते हैं, आप सबको अच्छे से पता है कि वो पेयर में काम करते हैं। तो पहला क्रोमोसोम क्या है? XX। और दूसरा क्रोमोसोम क्या है? XY। पहला क्रोमोसोम XX है और दूसरा क्रोमोसोम क्या है? XY है। नहीं गिरता। क्लियर है ये बात? पहला क्रोमोसोम क्या है? XX है और दूसरा क्रोमोसोम क्या है? XY है। तो XX जो पेयर है, ध्यान दो बेटा, जो XX क्रोमोसोम है, जो कौन सा क्रोमोसोम है? XX। XX क्रोमोसोम जो है उसमें जो X वर्ड है, X वर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर है गर्ल चाइल्ड। X क्रोमोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? गर्ल चाइल्ड के। ठीक है। अब क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर में काम करते हैं, तो XX रिस्पॉन्सिबल है गर्ल चाइल्ड के लिए, और जो Y वाला क्रोमोसोम है बॉय चाइल्ड। बेटा तुम नहीं बोलो, Y वाला क्रोमोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बॉय चाइल्ड के। ठीक है। अब जो फीमेल है, ध्यान से सुनना इस बात को, जो फीमेल है उसके पास जो क्रोमोसोम का पेयर होता है वो दोनों ही कौन सा होता है? XX वाला होता है। और जो मेल होता है उसके पास दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक X भी होता है उसके पास और एक Y भी होता है। देखो, अब फीमेल जो है उसके पास Y क्रोमोसोम है ही नहीं, उसके पास दोनों ही X क्रोमोसोम है। अब इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना कि इसका मतलब क्या है, क्रॉस कैसे हुए। क्रॉस के लिए हमने क्या किया, एक तरफ फीमेल और एक तरफ क्या लिया, मेल का गैमेट लिया। फीमेल का गैमेट है, यहां पर हमने लिखा फीमेल, फीमेल का गैमेट है XX। इसका जब क्रॉस हुआ किसके साथ? मेल के साथ, इसका क्या है? XY। समझ आई? इसका मतलब क्या है कि फीमेल का तो दोनों केसेस में X क्रोमोसोम टेक पार्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जब फर्स्ट क्रॉस करेगा या जब सेकंड क्रॉस करेगा तो दोनों केसेस में फीमेल का कौन सा क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करेगा? X। और जिस केस में मेल का X क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करेगा उस केस में गर्ल चाइल्ड होगा, और जिस केस में मेल का Y क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करेगा उसमें बॉय चाइल्ड होगा।
इसका मतलब दोनों ही केसेस के लिए, ध्यान से सुनना, साथ नहीं बोलो, दोनों ही केसेस, दोनों केसेस कौन से हैं? आइदर देयर इज ए बर्थ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड और आइदर देयर इज ए बर्थ ऑफ बॉय चाइल्ड। दोनों केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फादर। इसका मतलब फादर डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। और विलेज के अंदर या ऐसी बैकवर्ड फैमिलीज हैं जो लोग एजुकेटेड नहीं है, ऐसी बैकवर्ड फैमिलीज में क्या होता है, या विलेज के अंदर या सिटी के अंदर भी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली विलेज, सिटी के अंदर भी ऐसी जो बैकवर्ड सोच है ना, ऐसी सोच की जो फैमिलीज हैं, वो हमेशा किसको रिस्पॉन्सिबल कहती हैं? फीमेल को, कि फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल चाइल्ड, वो ये कहती हैं। जबकि गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड का डिटर्मिनेशन तो किसके पास है? मेल के पास, क्योंकि मेल के पास गॉड की तरफ से 2 तरह के क्रोमोसोम्स हैं और फीमेल के पास तो वो क्रोमोसोम है ही नहीं, दुनिया में किसी फीमेल के पास वो क्रोमोसोम है ही नहीं। तो हाउ द गर्ल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जिसके पास वो क्रोमोसोम है ही नहीं। क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो कुछ ऐसे कम्युनिटीज होती हैं जिनमें बॉयज को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब तो ये रूल बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, अब लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, अब वो गर्ल्स को भी पढ़ाई करवाते हैं, बॉयज को भी पढ़ाते हैं। पहले लोगों की क्या सोच होती थी कि गर्ल्स को एजुकेट क्यों करना है, क्योंकि इन्होंने कहाँ चले जाना है, दूसरे घर में चले जाना है, इसलिए हम इनके ऊपर पैसा क्यों लगाएं, क्योंकि अगर ये पढ़ लिख कर कुछ कमाएंगी तो वो पैसा इस घर में नहीं आएगा। और अगर हम लड़के को एजुकेट करेंगे तो जो लड़का है पढ़ के कुछ कमाएगा तो वो पैसा किसके घर में आएगा? इसी घर में आएगा। ये सोच होती थी, लेकिन अब ये सोच चेंज हो चुकी है। अब सोच क्या है, गर्ल हो चाहे बॉय, दोनों हमारे बच्चे हैं, दोनों को हमने एजुकेशन देनी है, ठीक है ना। तो पहले जमाने में ऐसा होता था, अब रेयर होता है, लेकिन अभी भी ऐसा है। कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो बॉय चाइल्ड को इंपॉर्टेंस देती हैं, और वो क्या करती हैं कि अगर उन्होंने अपने घर में एक शादी करी और उसकी 2 बेटियां हुई तो वो उसकी रीमैरिज कर देते, ठीक है, अपने बेटे की दोबारा से, कि किसी और के साथ शादी करके क्या होगा, देयर विल बी मे बी देयर विल बी अ बर्थ ऑफ ए बॉय चाइल्ड। जबकि गर्ल के पास तो, फीमेल के पास तो वाई क्रोमोसोम जो बॉय चाइल्ड को डिटरमाइन करता है, तो वो क्रोमोसोम है ही नहीं। तो ये बात क्लियर होगी। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम में आया था कि हु डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड। आंसर क्या था उसका? मेल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड बिकॉज, वहां रीजन भी लिखना है, चाहे क्वेश्चन 1 मार्क का है, देन ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन। Because the male has both the type of chromosome, X chromosome, also Y chromosome, so the father will decide the sex of the next generation. क्लियर हो गई बात? अब हम करेंगे इसकी क्रॉस, मेरे साथ सभी बच्चे करेंगे, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, ऑल शुड राइट। इधर हमने लिया फीमेल और इधर हमने क्या लिया? मेल, ठीक है। और इस लेबलिंग कभी भी नहीं भूलनी, इसको क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? जीनोटाइप, सॉरी इसे हम लिखेंगे फिनोटाइप, दिस इज व्हाट फिनोटाइप, और इसे हम क्या लिखेंगे? जीनोटाइप। इसे हम बेटा क्या लिखेंगे? फिनोटाइप, और इसे हम क्या लिखेंगे? जीनोटाइप, ठीक है ना। और इसे हम क्या लिखेंगे? क्रॉस, या इसे हम लिखेंगे फ्यूजन। आप इसको क्रॉस भी लिख सकते हो और इसे आप क्या लिख सकते हो? फ्यूजन, राइट। इसे आप क्रॉस लिखो या इसे आप क्या लिख सकते हो? फ्यूजन लिख सकते हो। क्लियर है सबको? ठीक है। अब रूल वही पर है, फर्स्ट क्रॉस विद थर्ड, फर्स्ट क्रॉस विद फोर्थ, और सेकंड क्रॉस विद थर्ड, और सेकंड क्रॉस विद फोर्थ। तो सेम आता है तो हम फर्स्ट क्रॉस विद थर्ड करेंगे
और सेकंड क्रॉस विद फोर्थ करेंगे। तो जब हमने फर्स्ट क्रॉस विद थर्ड करा तो हमारा आंसर आया XX। फिर हमने सेकंड क्रॉस विद क्या करा, फोर्थ करा, तो हमारा आंसर आया XY। अब Y कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट। Y क्या है, डोमिनेंट। और डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव अपने आप को प्रूव एक्सप्रेस शो नहीं कर सकता। तो Y जब डोमिनेंट है उसका अल्टरनेटिव जीन कौन है, X है, बट X अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो जब X अपने आप को Y की प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो क्या आंसर आएगा, बॉय चाइल्ड। और इधर क्या आंसर आएगा, गर्ल चाइल्ड। इसको क्या लिखेंगे, F1 जीनोटाइप, और इसे क्या लिखेंगे, F1 फिनोटाइप। F1 जीनोटाइप और इसे हम क्या लिखेंगे, F1 फिनोटाइप। बनाइए ये क्रॉस, बनाओ ये वाली क्रॉस। बनाओ सभी, जो स्टूडेंट्स घर से क्लास अटेंड कर रहे हैं वो भी ये क्रॉस बनाएंगे और इसको लेबल करेंगे। लेफ्ट साइड पे हमने फीमेल लिखा है, फीमेल के पास दो तरह नहीं है, फीमेल के पास जो पेयर है वो एक जैसा है, सो हमने उसको लेबल किया XX। और आपको ये भी पता चल गया है X क्या है, रिसेसिव है, और Y क्या है, डोमिनेंट है। Y जो है Y के लिए रिस्पॉन्सिबल है और X क्या है, गर्ल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फीमेल डू नॉट हैव द डोमिनेंट gene for the determination of the next sex of the next generation। कोई डाउट है इसमें? तो हमने जब उसको क्रॉस करवाया तो हमने पहले उसकी फिनोटाइप लिखी, फिर हमने उसकी जीनोटाइप लिखी, और फिर हमने लेबलिंग क्या करी, फ्यूजन, फ्यूजन या क्रॉस कुछ भी लेबल कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या लिखा, रिजल्ट, रिजल्ट में भी हमने जीनोटाइप लिखी है और हमने फिनोटाइप भी लिखनी है। जब जीनोटाइप लिखोगे तो XX अगर पेयर बनता है, अगर मेल का X क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करता है तो क्या पेयर बनेगा, गर्ल चाइल्ड, क्योंकि दोनों रिसेसिव है। तो रिसेसिव अपने आप को कब शो करते हैं, जब डोमिनेंट नहीं हो। क्लियर हो गया? अब आप इसे लिखोगे कैसे, फटाफट ये क्रॉस बना ली सबने। तो अब इसका फर्स्ट पॉइंट लिखो, क्योंकि नोट्स साथ ही प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद हमारे रिवीजन सेशन होंगे। रिवीजन सेशन वो एज इंपॉर्टेंट एज द सिलेबस, उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सिलेबस। और क्योंकि कोई स्टूडेंट कभी भी अपने आप को ऐसे मत समझना कि उनको सारा कुछ आता है। डे टिल डे 1 से लेकर टिल एग्जाम डे आपने ऐसा प्राउड नहीं करना कि आपको सब कुछ आता है। आपको बार बार उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और फिर हम करेंगे सैंपल पेपर्स। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, ए मेल हैज, लिखो जी, अ मेल हैज 1X क्रोमोसोम। फटाफट ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन, हरी अप। ए मेल हैज 1X chromosome and 1Y chromosome। लिख लिया? X is recessive and Y is a dominant gene। X is recessive and Y is the dominant gene या dominant chromosome। लिख लिया? अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, the female has both the XX chromosome, the female has both the XX chromosome and both are recessive।
and both are recessive. Next point, when X chromosome of female, when X chromosome of female combines with the Y chromosome of male, when X chromosome of female combined with the Y chromosome of male, then there is a birth of, then Y chromosome of male, then there is a birth of boy child, then there is a birth of boy child. अगला point, last point, when X chromosome of female combines with the X chromosome of male, when X chromosome of female combines with the X chromosome of male, then there is a birth of, then there is a birth of girl child, then there is a birth of girl child. और ये लिखने के बाद आप ये वाली क्रॉस साथ में बनाओगे तो you will get the 3 marks full, 3 out of 3 आपको पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि आपने ये ड्रॉ भी कर दिया और आपने लिख भी दिया और आपने ये भी बता दिया कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? नहीं है? देन वेरी गुड। चले हम अगले टॉपिक पे जो इस हाफ चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज द एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। क्या बोला मैंने? एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। हाँ जी, सबसे पहले मैं इसके बारे में समझा दूं आपको। अपना गैप रखो उससे। हाँ, मैं पहले समझा दूं आपको कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम कहां से रिसीव करते हैं? एनवायरनमेंट से। मैं अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगी कि कौन से कैरेक्टर्स हम एनवायरनमेंट से रिसीव कर रहे हैं। जो कैरेक्टर हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं हमारे लाइफ टाइम में, वो कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। एग्जांपल, यहां मेरी बात सुनिए। मान लीजिए एक पर्सन का कार एक्सीडेंट हुआ और उसके माथे पे, फोरहेड पे एक निशान आ गया चोट का और उसने स्टिचेस लगाए और स्टिचेस के बाद वो निशान उसका लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम। लेकिन जब उसके घर में नेक्स्ट जनरेशन होगी तो उसके फोरहेड पे स्कार नहीं होगा। सुन रहा है मेरी बात? क्या मैंने बोला है कि अगर किसी भी एक्सीडेंट की वजह से एक पर्सन को चोट लगी और उसके माथे पे, फोरहेड पे क्या आ गया? स्कार। स्कार समझते हो? चोट का निशान। और ऐसा निशान जो लाइफ टाइम है कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसे निशान को हम कहें कि जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगी। ऐसे कैरेक्टर्स को हम कौन से कैरेक्टर्स कहते हैं? एक्वायर्ड। ऐसे कैरेक्टर्स को हम कौन से कैरेक्टर कहते हैं? एक्वायर्ड। अब आ गए इनहेरिटेड कैरेक्टर। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले। पेरेंट्स के कैरेक्टर जीन्स के थ्रू हमारे पास आए हैं, तो ऐसे कैरेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें वो कहां से मिले हैं? अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स के जीन्स जो है वो कैरेक्टर उन जीन्स के थ्रू हमारे अंदर क्या हुए हैं? ट्रांसफर। जैसे कि बहुत सारी अभी क्रॉस करी
जैसे अभी क्या क्रॉस करी थी, हाइट की, कलर की, शेप की, हेयर के कलर की, ये सारी क्रॉस, ये सारी जो प्रोसेस करी थी, ये कौन सी प्रोसेस थी, इनहेरिटेड। इसके लिए साइंटिस्ट ने एक आपके सिलेबस में टॉपिक है, साइंटिस्ट ने एक्वायर्ड कैरेक्टर पर एक रिसर्च करी, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कौन सा था, ध्यान से सुनना आप सबको। उन्होंने 5 और 6, उन्होंने क्या लिया बेटा, 5 और 6 माइस लिए, टेल वाले। माइस की टेल होती है, तुम्हें पता है, माइस की टेल होती है, ये पता है ना तुम्हें। तो उन्होंने 5 और 6 टेल वाले माइस लिए, ठीक है, और माइस लेकर उनको रिप्रोड्यूस करवाया, और रिप्रोड्यूस करके उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को देखा, ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट जनरेशन के पास सारे के सारे कौन से माइस थे, टेल माइस। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो माइस पैदा हुए उन सबकी क्या थी, टेल थी। क्लियर हो गई ये बात। टेल कैसा करेक्टर है, जो जीन्स के थ्रू आया है, ठीक है, कि ये एनिमल ऐसा है जिनकी टेल होती है। अब उन्होंने क्या किया, फिर से 5-6 टेल माइस लिए, फिर से 5-6 टेल माइस लिए, और उन 5-6 माइस की टेल सर्जरी से काट दी। सुन रहे हो मेरी बात, उन्होंने उस 5-6 माइस की टेल सर्जरी से काट दी। जब सर्जरी से काट दी तो वो कैसे माइस बन गए, टेल लेस। वो कैसे माइस बन गए बेटा, टेल लेस माइस हो गए। अब वो टेल लेस माइस को उन्होंने क्या करवाया, रिप्रोड्यूस। टेल लेस माइस को उन्होंने क्या करवाया बेटा, रिप्रोड्यूस। जब उन्होंने उस टेल लेस माइस को रिप्रोड्यूस करवाया तो नेक्स्ट जनरेशन में जितने भी न्यू माइस आए उन सब की टेल थी, उन सब की टेल क्या थी, प्रेजेंट थी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो आर्टिफिशियली सर्जरी से उन्होंने टेल काटी थी, लेकिन उन माइस को जिनको रिप्रोड्यूस करवाया था उनके अंदर वो वाले जीन्स अवेलेबल थे, जो जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर ले गए। ये एग्जांपल समझ आई है, क्या बोला मैंने, अदिति बताओ क्या एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट ने। इतनी आवाज में बोलो कि ऑनलाइन पता चले बेटा। पहले साइंटिस्ट ने 5-6 टेल करके उसको बताया, तो जो आगे वाली जनरेशन है वो टेल वाली ही आई। फिर उन्होंने 5-6 माइस लिए टेल वाले, उनको की जो सर्जरी से टेल थी वो काट दी, फिर उसने उनको भी रिप्रोड्यूस करवाया, फिर उनकी जो आगे वाली जनरेशन आई वो टेल वाली आई। इससे अदिति क्या पता चला आपको, कि जो टेल है वो इनहेरिटेड कैरेक्टर है। अगर हमको उसकी जो टेल हमने काटी तो उसकी एक्वायर्ड हुई, उनकी आगे वाले जनरेशन नहीं गया है। यस, इसका मतलब इससे क्या प्रूफ हुआ, जिस भी करेक्टर के जीन्स हमारे अंदर होते हैं वो हम अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं। तो जो करेक्टर्स हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड करते हैं वो करेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और जो करेक्टर्स हम एनवायरनमेंट से, जो करेक्टर्स हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, रिसीव करते हैं, या जो हमारी एनवायरमेंटल एक्टिविटी की वजह से हमारे को मिलते हैं, वो करेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते। आई होप सो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस हो गया। तो फर्स्ट हेडिंग डालो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सबसे पहले हेडिंग कौन सा जाएगा, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे द कैरेक्टर्स। हरिया, हाँ जी, all the students who are attending online class, they should write the heading acquired characters. Acquired characters लिखो जी, those characters। हाँ जी, आप सबको ये भी बता दूं, कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं, एक और नाम भी है कैरेक्टर्स का, ट्रेड्स। लिख लो, हमेशा लिख दिया करो ब्रैकेट में ट्रेड्स, ठीक है।
सॉरी ट्रेड्स, ट्रेड्स करेक्टर को ट्रेड्स भी कहते हैं। तो लिखो जी, दोज करेक्टर्स विच आर नॉट इनहेरिटेड, नॉट इनहेरिटेड but not inherited but develops, not inherited but develops in response to the, in response to the, बोलो, environment, क्या लिखा मैंने, द करेक्टर्स which are not inherited but develops in response to the environment are called acquired characters। इसकी एग्जांपल भी लिखोगे, स्कार ऑन द फोरहेड, SCAR, scar on the forehead, scar on the forehead is an example of the acquired characters। अब हेडिंग डालो, inherited characters, inherited characters, those characters, hurry up, those characters, दोबारा लिख रही हूं बेटा, inherited those characters which are transferred, those characters which are transferred from parents to the, those characters which are transferred from parents to the next generation are called inherited characters। Example, example, height, color, etc। अब हेडिंग डालो एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट जो अभी अभी बताया है, एक्सपेरिमेंट लिखो, if we breed some, if we breed some, एग्जाम्पल लिखो, if we breed some tailed mice, then we get next generation with tail of mice। लिख लिया। आफ्टर सर्जरी tail was cut and then reproduced। After surgery, tail was cut and then reproduced। After surgery, tail was cut and then reproduced। We will get next generation, we will get next generation of mice with full tail।
आ गया एक्सपेरिमेंट समझ? क्या है इस एक्सपेरिमेंट में कि टेल माइस को जब ब्रीड करवाया गया तो नेक्स्ट जनरेशन में जो हमें न्यू ऑर्गेनिज्म मिले उन सब की टेल थी। फिर सर्जरी से उनकी टेल कट हो गई और नेक्स्ट जनरेशन में जब ब्रीड करवाया गया तो नेक्स्ट जनरेशन में सब माइस की टेल थी। सब माइस हमें टेल वाले मिलेंगे। सर्जरी से कट करवाने के बाद नेक्स्ट जनरेशन में हमें सारे माइस टेल वाले मिलेंगे। ऐसा क्यों कि वो टेल वाले मिलेंगे जबकि सर्जरी से उनकी टेल कट हो गई थी, फिर भी टेल वाले एनिमल्स हमें मिलेंगे। ऐसा इसलिए कि टेल का जो कैरेक्टर था वो डीएनए में था, वो जीन में था, क्रोमोसोम था उसका, और वो क्रोमोसोम उसके पेरेंट्स से इनहेरिट हुआ था। वो क्रोमोसोम उसको कहां से इनहेरिट हुआ था? डीएनए में था। डीएनए इसको कहां से मिला था? पेरेंट्स से। तो आज का टॉपिक हमारा एक्वायर्ड कैरेक्टर और इनहेरिट कैरेक्टर का विद नोट्स कंप्लीट हो चुका है, विद नोट्स। और कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो जो साथ साथ रिटन वर्क ना कर रहा हो और कोई स्टूडेंट ऐसा ना हो जो साथ साथ लर्न ना कर रहा हो। तो अगर किसी स्टूडेंट को आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है।